नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 समाजशास्त्र की इस कक्षा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की जो द्वितीय पुस्तक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, इसका जो प्रथम अध्याय है संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इस अध्याय में जो प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वो है कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या है, उपनिवेशवाद क्या है और उपनिवेशवाद के दौरान जो कौन कौन से संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। साथ ही साथ औद्योगिकरण और नगरीकरण क्या है और औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण की क्या व्यवस्था रही है और स्वतंत्र भारत है उसमें औद्योगिकरण और नगरीकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या है। देखिए, समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन है। मनुष्य के शरीर की एक संरचना है, उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना है। तो अगर समाज की इस मूलभूत ढांचे में, समाज की इस मूल संरचना में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि समाज की संस्थाओं में, समाज के नियमों में, समाज के कार्य करने के जो तौर तरीके हैं, उनमें जो भी परिवर्तन आता है वो परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। देखिए, इसका उदाहरण समझ लेते हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण है कि पहले के समय वस्तुओं का विनिमय होता था। वस्तु के बदले वस्तु या सेवा के बदले वस्तु या वस्तु के बदले सेवा का भुगतान किया जाता था। लेकिन वर्तमान में अब क्या है, नगद मुद्रा का चलन है कि आप सेवा के बदले भी मुद्रा दे सकते हैं और आप वस्तु के बदले भी मुद्रा दे सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन है वो समाज में संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। हम दूसरा उदाहरण की चर्चा करें तो जो हमारी शिक्षा की प्रणाली है या शिक्षा की जो व्यवस्था है, पहले हमारे यहाँ औपनिवेशिक काल से पहले हमारे यहाँ गुरुकुल की जो परंपराएं चलती थी, लेकिन औपनिवेशिक काल के दौरान या अंग्रेजों के आने के पश्चात भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ हो गई। तो यह भी समाज में एक मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तन था। हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आए हैं जिन्होंने समाज की संरचना में, समाज के ढांचे में, समाज के तौर तरीकों में, समाज की संस्थाओं में, समाज के नियमों में परिवर्तन किया है। इन्हीं परिवर्तनों को हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं कि उपनिवेशिक काल के दौरान भारत में कौन कौन से संरचनात्मक परिवर्तन हुए। देखिए, भारत में जो नवीन विचार हैं, या कह सकते हैं कि भारत में जो आधुनिक विचार और जो संस्थाओं की शुरुआत मानी जाती है वो औपनिवेशिक काल के दौरान ही मानी जाती है या औपनिवेशिक देन ही मानी जाती है। और औपनिवेशिक जो काल था इसने ही भारत में आधुनिक विचारों का प्रचार प्रसार किया है, ऐसा माना जाता है। जबकि इसके प्रति विरोधाभास भी है कि जिसमें ये माना जाता है कि जो पाश्चात्य या सभ्यता संस्कृति थी या जो उपनिवेशवाद संस्कृति थी वो अपने यहाँ तो सदैव उदारता की, समानता की, स्वतंत्रता की, बंधुता की बात करते थे, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो उन्होंने भारत के साथ शोषण की नीति अपनाई, भारत के साथ उन्होंने इसका उल्टा ही व्यवहार किया। यहाँ उनके शासन में उदारता का अभाव था। यहाँ उन्होंने भारत की संस्कृति और जो सभ्यता है उसको परिवर्तित करने का प्रयास किया। यहाँ उन्होंने आर्थिक शोषण करने का प्रयास किया। यहाँ उन्होंने समाज की संरचना में परिवर्तन करने का प्रयास किया ताकि वो भारत से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। देखिए, भारत का जो सामाजिक जीवन है उसमें भी हम औपनिवेशिक काल के दौरान जो भी संरचनात्मक परिवर्तन आए हैं उनको हम देख सकते हैं। हमारे संविधान, हमारी कृषि, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान, हमारे नगरों के बारे में, हमारा जो कानून है उसके अंदर, हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके अंदर, हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसके अंदर, आज भी हम ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद है उसको देख सकते हैं, उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। आज भी हम हमारे कानून के अंदर, हमारी जो नियम है उनके अंदर, भूमि सुधार हैं उनके अंदर, या हमारा जो संसद है उसकी कार्यप्रणाली के अंदर आज भी हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रभाव को और उनकी जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया थी उसको हम देख सकते हैं।
देखिए, अब एक समझने की बात यह है कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था वो एक तरीके से पूंजीवाद के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे पूंजीवाद में वृद्धि हुई वैसे वैसे भारत में है उपनिवेशवाद में भी उन्होंने तरक्की की, उसमें उन्होंने वृद्धि की। भारत में जो उपनिवेशवाद है और वो पूंजीवाद है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनको दोनों को हम समझेंगे तो एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इस अध्ययन में हम मुख्यतः जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया है और जो नगरीकरण की प्रक्रिया है, इन दो प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं ने किस प्रकार से भारत के समाज में संरचनात्मक परिवर्तन किया। तो देखिए, उपनिवेशवाद के बारे में चर्चा करते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है। एक देश का दूसरे देश के ऊपर जो शासन होता है वह उपनिवेशवाद कहलाता है। और आधुनिक काल में जो सर्वाधिक जो भारत के ऊपर प्रभाव रहा है वो पश्चिमी उपनिवेशवाद का रहा है। वैसे तो भारत के ऊपर अनेक दूसरे देशों ने शासन किया है, लेकिन जो सर्वाधिक प्रभाव परिलक्षित होता है वह प्रभाव हमें जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसी के दौरान देखने को मिलता है। अब देखिए, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसमें पूंजीवाद के आने से पहले और पूंजीवाद के आने के पश्चात का जो उपनिवेशवाद है उसमें एक गुणात्मक अंतर है। पूंजीवाद के आने से पहले जो ब्रिटिश शासक थे वो जब अपना शासन दूसरे देशों के ऊपर करते थे तो वो वहाँ की जो मूलभूत संरचना थी या वहाँ की जो आर्थिक क्रियाएं थी या वहाँ की जो उत्पादन और वितरण की व्यवस्था थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते थे। वो वहाँ शासन करते थे और उस उत्पादन की प्रणाली या उन आर्थिक क्रियाओं से लाभ प्राप्त करते थे, लेकिन उनमें परिवर्तन का प्रयास नहीं करते थे। लेकिन जब से उपनिवेशवाद आया, जब से पूंजीवाद आया, उस पूंजीवाद के आने के साथ ही उपनिवेशवाद में भी परिवर्तन हो गया। अब ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने या ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे उन उपनिवेशों के अंतर्गत वहाँ की जो कंपनियां थी या वहाँ की सरकारें थी, उन्होंने जो स्वतंत्र राष्ट्र थे उनकी आर्थिक प्रक्रियाओं में, उनकी आर्थिक क्रियाओं में, उनकी बाजार की व्यवस्था में, उनकी कृषि की व्यवस्था में, उनकी उत्पादन की व्यवस्था में, उनकी वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। उनको अपने हिसाब से चलाना प्रारंभ कर दिया ताकि उनसे वो अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मूलतः उद्देश्य यही था कि जो भी उनके उपनिवेश हैं वहां से अधिक वो आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक वो लाभ कमा सकें। इसीलिए उन्होंने भारत के जो कृषि व्यवस्था है, कृषि के नियम हैं, उनमें परिवर्तन किया। भारत की जो उत्पादन की प्रणाली है उनमें परिवर्तन किया। भारत के लघु व कुटीर उद्योगों में परिवर्तन किया। उन्होंने भारत के जंगलों के साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने भारत के जंगलों का संरक्षण कर दिया और उन्होंने यहाँ के जंगलों को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। अब देखिए, ये भारत के जंगलों या भारत की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, उसको उन्होंने पूर्ण रूप में प्रभावित किया और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। अब भारत में जो रेलवे की शुरुआत है या भारत में जो रेलवे आई है, एक तरीके से वो कह सकते हैं कि वो संरचनात्मक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा साधन बनी। असम जहां चाय का अधिक उत्पादन होता था, लेकिन वहां जो डेंसिटी थी, जनघनत्व कम था और मजदूर कम मिलते थे, तो बंगाल के अंदर जब ट्रेन आई तो उस ट्रेन के द्वारा उन्होंने क्या किया, दुनिया जो भारत के जो दूसरे राज्यों के जो लोग थे, बिहार है, जो उत्तर प्रदेश है या जो उड़ीसा है या जो आसपास के जो कलकत्ता है, वहाँ के उन क्षेत्रों से अधिक लोगों को आसाम के चाय के जो बागान है उनमें काम पे लगाना प्रारंभ कर दिया और उनसे अधिक उन्होंने लाभ प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, भारत में सबसे पहले जो ट्रेन की शुरुआत है वो हमें पता है कि 1853 में 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई का एक स्टेशन है बोरीबंदर, वहाँ उस बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। और ये जो भारत में रेल आई है, ये रेल अपने आप में भारत की जो सामाजिक संरचना है उसमें परिवर्तन करने में उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी वजह से एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की तरफ या एक स्थान के लोग दूसरे स्थानों की तरफ आवागमन करने लग गए।
अंग्रेजों ने इसका बेनिफिट उठाया, उनका लाभ उठाया, उन्होंने मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना प्रारंभ कर दिया। और इसी का परिणाम था कि जो असम के चाय के बागान थे, पूरे देश से वहां मजदूर पहुंचाए जाने लग गए। अब देखिए, बिहार का जो पटना है, गया है, आरा है, सारण है, चंपारण है, ये ऐसी जगह थी जहां से सर्वाधिक जो मजदूर हैं वो आसाम के चाय के बागानों में ले जाए गए। अब देखिए, उपनिवेशवाद ने मजदूरों और सेवा कर्मियों को जहाजों के माध्यम से क्या किया, भारत से दूसरे देशों में भी पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। जहां मजदूरों की संख्या कम थी, उन देशों में या उन अपने उपनिवेशों में उन्होंने भारत से मजदूर भी पहुंचाए। इसी का कारण है या इसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में हम भारतीय को देखते हैं, जिनको हम एनआरआई बोलते हैं, नॉन रिलायबल इंडियन, अप्रवासी भारतीय। इसलिए आज देखते हैं कि इंग्लैंड में, अफ्रीका में, अमेरिका में बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, भारतीय निवास करते हैं। उसका कारण यही है कि औपनिवेशिक काल के दौरान ये लोग मजदूरों के रूप में, या इनकी जो पुरानी पीढ़ियां हैं वो मजदूरों के रूप में वहां काम करती रही हैं। देखिए, दूसरी संरचनात्मक परिवर्तन की बात करें तो वह है शिक्षा प्रणाली। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की शिक्षा प्रणाली को समाप्त करके अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को लागू करने का केवल एकमात्र उद्देश्य था कि एक ऐसे वर्ग को तैयार किया जाए जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में सहयोगी हों। ऐसे लोगों की भर्ती की जाए, ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए, और इस प्रकार से लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए कि वो लोग हमारा विरोध नहीं करें और अधिक से अधिक हमारा सहयोग करें, हमारे लिए बाबू का काम करें, हमारे लिए क्लर्क का काम करें, हमारे लिए नौकरी करें, हमारे लिए चपरासी का काम करें और हमारे शासन में हमारा सहयोग दें। और यही कारण रहा कि अंग्रेजों ने भारत में जो पश्चिमी शिक्षा पद्धति है उसको लागू किया। लेकिन इसका एक प्रभाव यह भी हुआ आगे चल के कि इस ब्रिटिश जो शिक्षा पद्धति थी, इसी ने भारत में साम्राज्यवाद को उखाड़ने में एक महत्वपूर्ण सहयोग दिया। क्योंकि जब लोग पढ़ लिख के बाहर जाने लग गए, जब ये बाहर जाके शिक्षा प्राप्त करने लग गए, तो यहाँ के जो शिक्षित लोग थे या जो यहाँ के जो मध्यम वर्ग के लोग थे जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली थी विदेशों में जा जाके, अब उनको ये समझ आने लग गया कि ब्रिटेन है वो भारत में तो हमारा शोषण करता है और बाहर वो समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, और जो कि गलत है। तो इसी की वजह से भारत में भी फिर साम्राज्यवाद के खिलाफ बीज पनपने लग गए, नई विचारधाराएं उत्पन्न होने लग गई। देखिए, जो पश्चिमी उपनिवेशवाद है और जो पूंजीवाद है वो आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए क्या है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में ये बात कही जा सकती है कि भारत में भी पूंजीवाद के विकास के कारण ही उपनिवेशवाद अधिक प्रबल हुआ। मतलब कि जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास भारत में हुआ, भारत के अंदर उपनिवेशवाद का विकास भी होने लग गया, उपनिवेशवाद की जड़ें अधिक गहराई से जमने लग गई। और इसी प्रक्रिया के जो दूरगामी प्रभाव थे वो भारत की सामाजिक व्यवस्था पे, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था पे, भारत की आर्थिक व्यवस्था पे, भारत की राजनीतिक संरचना पे पड़े। और इस उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजों ने भारत में, कह सकते हैं, भारत की आर्थिक व्यवस्था में पूर्ण रूपेण संरचनात्मक परिवर्तन कर दिए। अब हम चर्चा करते हैं कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में नगरीकरण और औद्योगिकरण किस प्रकार से रहा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि औद्योगिकरण क्या है। जब उत्पादन है वो घरों से निकल के बड़े बड़े कल कारखानों में होना प्रारंभ हो जाए, जब काम करने वाले जो लोग हैं वो कृषि को छोड़ के अन्य व्यवसायों में अधिक कार्यरत हो जाएं, या जो अधिक से अधिक रोजगार है वो कारखानों के माध्यम से, ऑफिसों के माध्यम से और दुकानों के माध्यम से लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम औद्योगिकरण कहते हैं। कि जो उत्पादन है वो घरों से निकल के अब बड़े बड़े कल कारखानों में होना प्रारंभ हो जाता है। हमें पता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत है वो इंग्लैंड में हुई थी, स्टफिंग जेनी मशीन के द्वारा, जो सूत काटने की जो मशीन थी। अब देखिए, हम औद्योगिकरण और नगरीकरण को हमेशा जोड़कर देखते हैं, क्योंकि औद्योगिकरण और नगरीकरण एक साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं। जैसे जैसे औद्योगिकरण होता है वैसे वैसे नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। नगरीकरण क्या है? तो नगरीकरण को समझें कि गांवों का नगरों के रूप में परिवर्तित होना,
या जब गांव है वो नगरों के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नगरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। या कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है, अगर वो नगरों की तरफ अधिक होती जा रही है या लोग नगरों में अधिक रहना प्रारंभ करते जा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि नगरीकरण की प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए, औद्योगिकरण की चर्चा करें तो ब्रिटेन है वो औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज था, और जो कि ग्रामीण से नगरीय समाज के रूप में रूपांतरित हुआ। तो ब्रिटेन ही दुनिया का पहला देश ऐसा था जो ग्रामीण समाज से नगरीय समाज में रूपांतरित हुआ, और लंदन था वो दुनिया का ऐसा पहला सबसे बड़ा नगर था जहां वाणिज्य और आर्थिक क्रियाएं एक बड़े स्तर पर प्रारंभ की गई। इसीलिए जो लंदन है उसको ब्रिटिश साम्राज्य का हृदय क्षेत्र भी कहा गया। अब देखिए, जैसे जैसे औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, तो उसका प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ा और भारत में भी औद्योगिकरण होना प्रारंभ हुआ। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि औद्योगिकरण की वजह से इंग्लैंड में तो इंडस्ट्रीज का, या कह सकते हैं कि उद्योगों का विकास होना प्रारंभ हुआ तेजी से, लेकिन भारत में इसका उल्टा देखा गया कि जैसे जैसे इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, उसका विकास हुआ, भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, या जिसको कह सकते हैं कि भारत में उद्योगों का ह्रास होना प्रारंभ हो गया, उद्योगों का में कमी आना प्रारंभ हो गई। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड था उसने क्या किया, भारत जैसे जो उपनिवेश थे वहां से उनका आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया। उनका कच्चा माल था वो खरीदता, और इंग्लैंड में बड़े बड़े जो कल कारखाने थे उनमें उनसे कच्चे माल के द्वारा विनिर्माण किया जाता, और वही माल है फिर वापस वो उपनिवेशिक देशों के अंदर बेचा जाता, जिसकी वजह से जो उपनिवेश थे, भारत जैसे उपनिवेश था, वो उपनिवेश केवल कच्चे माल के निर्यातक बन के रह गए, और जो बड़े बड़े उद्योग थे वो इन्होंने इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर स्थापित किए। अब जो भारत के अंदर जो रेशम थी, भारत की जो कपास थी, अब उसका जो पूरी दुनिया में जो निर्यात होता था वो भी अब केवल कच्चे माल की भारत एक फैक्ट्री बन के रह गया। और भारत है वो जो मैनचेस्टर की जो प्रतियोगिता थी, क्योंकि जो इंग्लैंड में एक शहर है मैनचेस्टर जहां कपड़ों का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, तो भारत केवल उसके लिए एक कच्चा माल का निर्यातक देश बन के रह गया। भारत से कच्चा माल, रेशम और कपास इंग्लैंड जाता, और वहां से वो कपड़े तैयार होकर पुनः भारत में ही आते। तो इस औपनिवेशिक काल के दौरान जो औद्योगिकरण की व्यवस्था रही वो भारत में, कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में केवल हानिकारक ही रही। उसने भारत के उद्योगों का विकास नहीं किया, बल्कि भारत में उद्योगों का उसने ह्रास ही किया, भारत में उद्योगों में उसमें कमी ही आई। अब देखिए, भारत में औद्योगिकरण और ब्रिटेन में औद्योगिकरण दोनों में एक मूल अंतर ये था कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रभाव से लोग नगरों में अधिक आए, और भारत में औद्योगिकरण के प्रभाव से लोग नगरों से गांवों की ओर जाना प्रारंभ हो गए। क्यों? क्योंकि भारत है वो केवल कच्चे माल का निर्यातक बनता जा रहा था, उसकी वजह से भारत में कृषि के ऊपर अधिक दबाव आ गया, और अंग्रेजों ने भारत में अधिक से अधिक कृषि करने के लिए लोगों को एक तरीके से कहते हैं कि बल पूर्वक लोगों का दमन करना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने यहाँ क्या कृषि होगी, किस चीज़ की कृषि होगी, कौन व्यक्ति कौन सी फसल उगाएगा, कितनी मात्रा में फसल उगाएगा, इन सब को तय करने का काम भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने ही किया। और यही कारण था कि भारत को है कृषि की ओर लौटना पड़ा। अब भारत में है कृषि का ह्रास होता चला गया, और ब्रिटेन में है वो कृषि की बजाय जो उद्योग हैं वो पनपते चले गए। अब देखिए, भारत में औद्योगिकरण के समय, या भारत के औद्योगिकरण के अंदर इंग्लैंड ने क्या किया, यहाँ के जो पुराने जो शहर थे, जैसे मछलीपट्टनम है या ये जो सूरत है, उन बंदरगाहों को तो उन्होंने धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर दिया, और उसकी जगह जो कलकत्ता है, जो मद्रास है और जो बम्बई है, ये भारत के प्रमुख प्रेसिडेंसी शहर बन गए। और इन जगहों से ब्रिटेन के अंदर कच्चे माल का निर्यात होना प्रारंभ
कर दिया गया। जैसे कलकत्ता है, वहां से जूट का और पटसन का निर्यात करना प्रारंभ किया गया। चेन्नई से कहवा का, चीनी का, नील का, कपास का निर्यात करना प्रारंभ किया गया। और बंबई जैसे जो बंदरगाह हैं उनको इसी प्रकार से स्थापित किया गया कि अधिक से अधिक जो कपास है, जो नील है, जो चीनी है, जो पटसन है, वो ब्रिटेन को निर्यात की जा सके। तो इसका क्या प्रभाव हुआ कि भारत में तो कृषि के ऊपर दबाव आ गया और ब्रिटेन में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता चला गया। तो भारत के औद्योगिकरण में और ब्रिटेन के औद्योगिकरण में एक प्रमुख अंतर यही है। अब देखिए, एक कारण यह भी था कि औपनिवेशिक काल के दौरान जो औद्योगिकरण हो रहा था तो अंग्रेजों ने क्या किया, कलकत्ता का विकास किया। देखिए 1960 में एक अंग्रेज था जॉब चारनाग, उसने क्या किया, उसने हुगली नदी के तट के ऊपर कोलिकाता गोविंदपुरोल जो सुतानुती है नामक ये जो गांव थे वो पट्टे पे ले लिए वहां के शासकों से और वहां अपने व्यापारिक अड्डे बनाए। और 1698 में 1698 में वहां फोर्ट विलियम की स्थापना की गई और वहां अंग्रेजों ने अपनी सेना को रखना प्रारंभ कर दिया। अब सेना की रहने की वजह से क्या हुआ कि वो क्षेत्र है पूरा का पूरा नगर के रूप में डेवलप हो गया। तो मूलतः समझने की बात यही है कि अंग्रेजों ने जो औद्योगिकरण की व्यवस्था भारत में अपनाई वो भारत में उद्योगों का विकास करना नहीं था, केवल भारत को एक तरीके से कच्चे माल का निर्यातक बनाना था। देखिए इसी का परिणाम ये था कि जो चाय की बागवानी है, ये जो भारत में जो चाय की शुरुआत है वो 1851 में हुई थी चाय के जो उद्योग की। और भारत का जो अधिकतर जो चाय का उद्योग है वो आसाम से होता था। और क्योंकि आसाम में क्या है कि जनसंख्या घनत्व कम है, इसलिए दूसरे प्रांतों से अधिक लोग हैं वो वहां काम करने के लिए ले जाए गए। दूसरे प्रांतों के श्रमिकों को वहां ले जाया गया। उसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, ठेकेदारों की नियुक्ति कर दी। जो ठेकेदार हैं वो अधिक से अधिक लोगों को वहां काम के ऊपर ले जाकर रखने लग गए। लेकिन वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो सभी के वो स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं थी, इसलिए जो मजदूर लोग थे वो बड़े ही अनेक प्रकार की बीमारियों से भी ग्रस्त रहने लग गए। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उनका दमन किया, उनके स्वास्थ्य का कोई भी ध्यान नहीं रखा, उनके ऊपर जबरदस्ती अपने नियम और शर्तें आरोपित की। अब देखिए, जहां एक तरफ असम के चाय के जो बागान के जो मजदूर थे वो बड़ा ही कष्टपूर्ण जीवन जी रहे थे, बीमारियों में अपना जीवन जी रहे थे, वहीं जो चाय के बागानों के मालिक थे, जो अंग्रेज थे, वो बड़ा ही भव्य और विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे। यहाँ के मजदूरों को उन्होंने विशेष ट्रेनिंग और शिक्षा देके अपने यहाँ नौकरी करने के लिए और अपने यहाँ नौकर के रूप में या रसोइयों के रूप में या कह सकते हैं कि बावर्ची के रूप में या घरेलू काम काज करने वाले के रूप में उन्होंने उनको कन्वर्ट कर लिया, उनको परिवर्तित कर लिया। वो तो बड़े बड़े कह सकते हैं कि बड़े बड़े बंगलों में रहते थे। सारा का सारा जो साजो सामान है वो जहाज़ों के माध्यम से इंग्लैंड से भारत लेके आना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। नहाने के बड़े बड़े जो टब हैं या जो कांटे छुरियां हैं या टेबल, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी टेबलें हैं या जो कह सकते हैं कि जो भी शान शौकत का जो सामान था वो सारा का सारा अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटेन से लेके यहाँ लेके आए जहाज़ों में भर भर के। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, यहाँ जो मजदूरी कर रहे थे, उनका जीवन बड़ा ही नारकीय जीवन था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत में नगरीकरण और औद्योगिकरण को अंग्रेजों ने बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने केवल भारत को एक कच्चा माल निर्यात करने वाला क्षेत्र बना दिया। और भारत में है वो औद्योगिकरण के, भारत में जो उपनिवेशवाद के दौरान है नगरीकरण होने की बजाय क्या हुआ, लोग नगरों से गांवों की तरफ अधिक गए और जो उद्योग है उनका भी ह्रास हुआ और लोग कृषि की ओर लौटे। अब अपन चर्चा कर लेते हैं कि स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण और स्वतंत्र भारत में नगरीकरण। तो जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद में यहाँ के शासकों को भी ये बात समझ में आई कि हमें औद्योगिकरण की ओर लौटना होगा, हमें बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित करने होंगे, हमें आधारभूत जो हमारा जो ढांचा है उसको तैयार करना होगा, हमें लोहा और इस्पात उद्योग को मजबूत करना होगा, हमें पब्लिक सेक्टर का विस्तार करना होगा, हमें कोऑपरेटिव जो सेक्टर है उसको भी महत्व देना होगा।
और अब भारत में गरीबी दूर करने का केवल यही उपाय है कि भारत में बड़े स्तर के ऊपर औद्योगिकरण को प्रारंभ किया जाए, बड़े स्तर के ऊपर आर्थिक क्रियाओं में या आर्थिक जो नियम कायदे कानून है उनमें सुधार किया जाए। और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका भी यही विचार था कि आधुनिक और समृद्धशाली भारत की नींव है वो बड़े लोहा इस्पात उद्योग हैं, या जो बड़े बड़े बांध हैं, या जो विद्युत शक्ति के बड़े केंद्र हैं, उनके ऊपर ही रखी जा सकती है। इसीलिए नेहरू ने जो बांध थे, भारत के बांधों को भारत के आधुनिक मंदिर भी कहा था कि भारत में अब भारत से गरीबी दूर करने का, भारत से विकास करने का एक ही तरीका है कि भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए, भारत में अधिक से अधिक कल कारखाने स्थापित किए जाएं, भारत में अधिक से अधिक फैक्ट्रियां लगाई जाएं, बड़े बड़े बांध बनाए जाएं, बड़े बड़े बिजली उत्पादन के केंद्र बनाए जाएं। इसलिए भारत की सरकार ने सबसे पहले योजना आयोग का गठन किया और योजना आयोग ने क्या किया, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में बनाई कि भारत 5 साल में किन किन कार्यों को करेगा, जिसके अंदर सर्वाधिक जो मूलभूत ढांचा है, लोहा व इस्पात संयंत्र हैं, बांध निर्माण है और विद्युत शक्ति जो है उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया। और हम जानते भी हैं कि योजना आयोग है वो क्या था, पूरे भारत में जो आर्थिक विकास है वो किस प्रकार से होगा उसका वो कार्य योजना बनाने वाली एक प्रमुख संस्थान थी। लेकिन 13 अगस्त 2014 को क्या किया गया, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया। देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। ये क्या है, नीति आयोग भी क्या है, योजना आयोग की तरह ही भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो कि ये विचार करता है कि भारत में किस किस प्रकार से आर्थिक विकास किया जाए, किस किस प्रकार से भारत का विकास किया जाए। और इसका जो कार्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की चर्चा कर लेते हैं कि स्वतंत्र भारत में नगरीकरण को किस प्रकार से बढ़ावा मिला। देखिए, 1951 में जो भारत की जनसंख्या है उसका 17.29% जो लोग हैं वो 2843 कस्बों में निवास करते थे। और जबकि 2011 की जनगणना में अगर हम देखें तो भारत में लगभग 31.16% लोग हैं वो नगरों में निवास करते हैं, जबकि भारत में 7,935 के लगभग कस्बे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि स्वतंत्र भारत में लगभग 17% लोग थे वो नगरों में निवास कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में भारत में लगभग 31.16% लोग हैं वो नगरों में निवास कर रहे हैं। तात्पर्य यही है कि भारत में धीरे धीरे नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है और पिछले कुछ दशकों में भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी देखी जा सकती है कि भारत में ये जो नगरीकरण की प्रक्रिया है लास्ट कुछ दशकों में उसको बड़ा ही बढ़ावा मिला है। और जब हम चर्चा करते हैं कि 1901 में केवल भारत में 10% लोग नगरों में या कस्बों में रहते थे, 1991 में लगभग 25% लोग नगरों में रह रहे थे, 2001 की जनगणना की बात करें तो लगभग 27.78% लोग हैं वो नगरों में निवास कर रहे थे, और वर्तमान 2001 की जनगणना के अनुसार 31.16% लोग हैं वो भारत में नगरों में निवास करते हैं। देखिए, भारत में 10 लाख से लेके 50 लाख की जो जनसंख्या वाले जो नगर हैं उनको महानगर कहा जाता है, जिनकी जनसंख्या 10 से 50 लाख के बीच में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वर्तमान में 53 महानगर हैं, 53 महानगर हैं, जिनके अंदर कलकत्ता है, पणजी है, दिल्ली है, इंदौर जैसे नगर आते हैं। देखिए, भारत में 1 करोड़ से अधिक ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है उसको हम मेगा सिटी कहते हैं। और भारत में जो कुल नगर हैं उनको हम मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं, या कई बार हम उसको 5 भागों में भी बांट देते हैं। तो भारत में जो प्रथम वर्ग के जो नगर हैं जिनको हम नगरीय संकुल कहते हैं उनकी संख्या 468 है, और भारत में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 497 है। जबकि भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिनको हम मिलेनियम प्लस नगर बोलते हैं उनकी संख्या 53 है, और सर्वाधिक जो मिलेनियम प्लस जो नगर हैं वो उत्तर प्रदेश में है।
देश में 10 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले जो नगर हैं वो टोटल 44 हैं, 44 हैं। जबकि भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं वो 9 हैं। और भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले जो जिनको हम मेगा सिटी बोलते हैं वो कुल 3 महानगर हैं, जिनमें मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता शामिल है। और जब हम हरियाणा के संदर्भ में बात करते हैं तो हरियाणा में जो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है वो फरीदाबाद में निवास करती है। उसके बाद में गुरुग्राम में है, उसके बाद में तीसरा बड़ा नगर है पानीपत है, फिर यमुनानगर है, फिर रोहतक है, फिर हिसार है, फिर करनाल है और उसके बाद में सोनीपत का नंबर आता है। तो भारत में हमने नगरीकरण की चर्चा भी की और हरियाणा में के जो प्रमुख नगर हैं उनकी भी चर्चा हमने की। चलिए आज का अध्ययन यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।